नमस्कार दोस्तों। हम 1857 से 1885 तक का भारत पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लॉर्ड कर्जन तक की बात पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद के जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, वो स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रकार से ऐसा हिस्सा हो जाते हैं कि कोई भी घटना अलग से पढ़ने लायक नहीं रह जाती। 1857 से 85 के 1905 तक की जो घटनाएं हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं था उस समय। ठीक है, बस नॉर्मल प्रोसेस हो रही थी। तो उनकी कई सारी गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में आती नहीं है, लेकिन उसके बाद आ जाती है। तो 1885 तक या यूँ कहिए कि 1905 तक हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे, इस क्रम में डफरिन पर बात को लेके आएंगे। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन से शुरू करेंगे। रिपन को हम कल कर चुके थे, आज कोशिश करेंगे कि डफरिन को कर लें और लैंसडाउन और एल्गिन द्वितीय, इसके बाद में लास्ट बचेगा कर्जन। कर्जन होते ही फिर हम कांग्रेस की स्थापना से बात को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो बात को हम शुरू कर रहे हैं आज यहाँ से। इसका नाम था फ्रेडरिक हैमिल्टन। जो कि आपके कहाँ का मार्क्वेस था, डफरिन एंड अवा दोनों क्षेत्रों का था ये। ठीक है, और डफरिन का लॉर्ड कहते हैं इसको, क्योंकि लॉर्ड उस समय जजों की उपाधि होती थी, जो न्याय करते थे उसको भगवान के बराबर माना जाता था। तो मार्क्वेस हो, चाहे आपके अर्ल हो, चाहे वो आपके बोरोन हो, चाहे वो आपके ड्यूक हो, चाहे वो आपके प्रिंस हो, अल ड्यूक हो, जितनी भी उपाधियाँ हैं, ये सारे के सारे लॉर्ड का दायित्व भी निभाते थे। इसलिए इनके आगे लॉर्ड शब्द लग जाता है और जिस क्षेत्र की होते थे वो शब्द पीछे आ जाता। तो कॉमन नेम वही है इनके। ठीक है, लेकिन ये मूल नेम फ्रेडरिक हैमिल्टन था, जो कि लॉर्ड था या मार्क्वेस था कहाँ का, डफरिन का। डफरिन क्षेत्र का क्या था, ये मार्क्वेस था। तो ये मैं आजकल बात इसलिए बताता हूँ कि ये प्रश्न जो है हमने कभी भी इसका ध्यान में लाया ही नहीं कभी इसको, और मुझे ऐसा लगता है ये जो मार्क्वेस ऑफ डफरिन वगैरह ये बातें हैं, ये हमने कभी भी इसको गौर से नहीं पढ़ी, और गौर से नहीं पढ़ने का नुकसान कभी भी हो सकता है। हालांकि हुआ नहीं हुआ अलग बिंदु है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1884 से, कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के काल में भी थी। ठीक है, 84 से लेकर 1888 तक, 1888 तक ये आपके इनका पीरियड रहा। 1884 टू 1888। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, लेटर्स फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड। लेटर्स फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, नहीं लैटिट्यूड। इसका मतलब होता है कि उच्च अक्षांशों से एक पत्र, ये इनकी पुस्तक थी, और इसके काल में कई कार्य हुए। इसके काल के प्रमुख कार्य, ठीक है। अब हम सबसे पहले कार्य पे आते हैं, और इस काल में जो सबसे पहला कार्य हुआ वो हुआ कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना इसी के काल में भी थी, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी जो है हम कांग्रेस की स्थापना वाले वीडियोस में करेंगे वहाँ पे, और वहाँ डिटेल आएगी। बट या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था। ब्रिटिश पीएम सेल्सबरी था। ठीक है, और वायसराय कौन था। पूछते हैं कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय डफरिन था, और उन्होंने अगर ज़्यादा होशियारी दिखा दी और डफरिन हटा के ऐसे लिखे फ्रेडरिक हैमिल्टन, तो फिर गए सब के सब। और तीसरा, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य सचिव, का
राज्य सचिव चर्चिल था। ठीक है, ये चर्चिल जो है आपके प्रधानमंत्री चर्चिल नहीं है, ये दूसरे चर्चिल है, तो ये चर्चिल था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 दिसंबर के अंदर, उस स्थापना के दौरान ये एक प्रकार से इनके अधिकारी थे चर्चिल, रुडोल्फ चर्चिल आते हैं, रुडोल्फ चर्चिल, विंस्टन चर्चिल है। ठीक है, ये इस समय भारत सचिव थे। कुछ किताबों ने क्रॉस को लिखा है, लॉर्ड क्रॉस को भारत सचिव बताया है, जबकि क्रॉस जो है भारत सचिव नहीं थे। क्रॉस इस रेडोल्फ चर्चिल के बाद में एक और अधिकारी आएंगे, उसके बाद तीसरे भारत सचिव थे उस समय। ठीक है, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, तो क्रॉस छोड़िए और इसको चर्चिल को याद रखना। और ये एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के काल में भी थी 1885 के अंदर। ठीक है, इसकी अपन आगे विस्तृत जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको लिख लो पहले पॉइंट को। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हम पॉइंट कह सकते हैं कि इनकी पत्नी थी लेडी डफरिन या मार्क्वीस डफरिन कह सकते हैं हम। लेडी डफरिन फंड बनाया गया था। ठीक है, लेडी डफरिन फंड बनाया गया था। फंड क्यों बनाया गया था? इस फंड का मेन उद्देश्य ये था कि उस समय बंगाल क्षेत्र में महिलाओं को प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलती थी प्रेगनेंसी के टाइम, और जब बच्चा होता था, प्रसव होता था, उस समय चिकित्सा के अभाव में कई सारी जो महिलाएं हैं वो मर जाती थी, जच्चा बच्चा दोनों ही मर जाते थे। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या थी उस समय। कुपोषण भी था, तो कुपोषण की वजह से हेल्दी महिलाएं होती नहीं थी, तो कई सारी दिक्कतें आती थी। उस समस्या का समाधान करने के लिए लेडी डफरिन फंड बनाया गया। इस फंड में क्या था, इसमें कई सारे अस्पताल खोले गए। ठीक है, अस्पताल खोले गए, और अस्पतालों के साथ साथ में इसमें अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो होती है एलोपैथी वाली, अंग्रेज़ी दवाइयाँ व सुविधाएं महिलाओं हेतु उपलब्ध करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये लेडी डफरिन फंड था। ठीक, तो इसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है, नाम देखते पता चल जाएगा। हाँ, बस ये है कि इस फंड का उद्देश्य क्या था ये याद रख लेना। डफरिन ब्रिटिशर्स में क्या होता है इंग्लैंड के अंदर, तो जिस किसी की कोई पत्नी होती है उसको लेडी, जैसे कर्जन तो लेडी कर्जन, माउंट बेटन तो लेडी माउंट बेटन, इस टाइप से आता है। ठीक है ना, तो ये तो नाम पता चल जाएगा, बट इसका मेन उद्देश्य क्या था ये थोड़ा सा देख लेना। तीसरा था आपकी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अब इसमें आप इसको ऐसा समझिए कि डफरिन युद्ध के पक्ष में नहीं था, डफरिन युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन बर्मा से ब्रिटिशर्स के कई सारे हित जुड़े हुए थे, ब्रिटेन से सीधा उनको फ़ायदा होता था। तो पीछे से दबाव था ब्रिटिश सरकार का डफरिन के ऊपर कि आप बर्मा पे अटैक करके बर्मा का विलय करो, ताकि हम है वो बर्मा के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देश जितने भी हैं, पीछे थाईलैंड वगैरह, उन सारों से जुड़ सके और इस पूरे क्षेत्र को हम आराम से लूट सकें, यहाँ से अपने आर्थिक हित साध सकें। तो हित साधने के उद्देश्य से डफरिन पर ब्रिटिश सरकार का प्रेशर था कि आप बर्मा का विलय करो, कैसे भी करो उसको। और इस हेतु इनके क्या हुआ, इस हेतु 1885 में यह युद्ध हुआ। ठीक है, और बर्मा ने आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, आत्मसमर्पण किया, और जनवरी 1886 में बर्मा का भारत में विलय कर दिया गया।
और आपको पता होगा जब 1935 का अधिनियम आया, मैं आपको पढ़ाऊंगा उस अधिनियम को, भारत के संवैधानिक विकास में पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं बताऊंगा कि आपको कि बर्मा पुनः 1935 के अधिनियम में अलग करने का प्रावधान रखा गया और 1937 में बर्मा पुनः आज़ाद हुआ। तो सवाल कैसे आता है कि बर्मा का भारत में विलय किसके काल में हुआ या किसने किया था, और यह आता है कि बर्मा अलग स्वतंत्र देश कब बना। तो इस टाइप से छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। बर्मा का भारत में विलय हो गया जो कि 1937 तक बना रहा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरा पॉइंट हो गया, आप इसको लिख लो आराम से, एक सेकेंड इसको लिख लीजिए। चौथा बिंदु, टेनेंसी या काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, अब इस समय इसने डफरिन ने 3 जगहों पे काश्तकारी अधिनियम लागू किए। एक ये आपके बंगाल के अंदर बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना, ठीक है, दूसरा अवध का बना और तीसरा पंजाब में लाया। ये पूछते हैं सम्मिलित करों में आता है, ये 1885 में हुआ, ये 1886 में हुआ और ये 1887 में हुआ। ठीक है, ये 3 काश्तकारी अधिनियम लाए गए। इस काश्तकारी अधिनियम के तहत जो मुख्य बल दिया गया था वो इस बेस पे दिया गया था कि जो भी किसान जमींदारों की भूमि पर खेती करते हैं तो उनसे कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। किसी को एक प्रकार से पांती व्यवस्था होती थी, 1/3 भाग देना, कोई किराए पे ज़मीन लेता था जो उसको रेंट देना पड़ता था। तो किराए की ज़मीन के संबंध में ये ज़्यादा था, जिसमें था वो कि ज़मींदार किसानों का किराए के मामले में शोषण ना करें। ठीक है, इसमें क्या था, जमींदार किसानों का किराए के मामले में शोषण न करें। यह मुख्य उद्देश्य था इसका। वैसे टेनेंसी एक्ट कम ही पूछते हैं क्योंकि दुनिया भर के टेनेंसी एक्ट है। लगभग कर्जन ने भी आगे टेनेंसी एक्ट लाए, हर लगभग गवर्नर जनरल ने टेनेंसी एक्ट लाए थे। तो ज़्यादा इसका ध्यान नहीं रखना, फिर भी अगर हम पढ़ के जाते हैं तो क्या दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्या पता अगर कोई सवाल बन भी जाए तो जानकारी होती है तो बढ़िया रहता है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपके इसी के काल पे भी थी। विश्वविद्यालय, ठीक है, 1887 में बना था, वो इसी काल में बना। और ये 5वां बिंदु हो गया। और फिर कांग्रेस के तीव्र आलोचक के रूप में उभरे और कांग्रेस की तीव्र आलोचना इन्होंने की थी। तो फिर क्या हुआ कि कांग्रेस का जो उदारवादी धड़ा था, चाहे दीन सवाचा हो, चाहे वो आपके दादा भाई नौरोजी हो, इन्होंने सबका इसका विरोध किया था। अल्टीमेटली दुखी हो गया था, फिर इसने सैलिसबरी को लेटर लिख लिया था कि भाई मुझे वापस बुला लो, और फिर इसको यहाँ से निकाला और डफरिन चला गया रोम का दूत बनकर, राजदूत बनकर वापस यूरोप चला गया। ठीक है, तो ये बात लास्ट में लिख लेते हैं। कांग्रेस के तीव्र आलोचना के कारण उदारवादी वर्ग की आलोचना का शिकार बने, आलोचना का शिकार बने। ठीक है, दीन सवाचा ने क्या कहा? दीन सवाचा ने कहा कि हम लिटन झेल सकते हैं, डफरिन नहीं झेल सकते। हम लिटन झेल सकते हैं, डफरिन नहीं झेल सकते।
परंतु डफरिन नहीं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, डीबीएन मतलब दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या कहा कि आखिरकार डफरिन किसी को भी खुश नहीं कर पाए, ना कांग्रेस को राजी रख पाए, ना ब्रिटिशर्स को, किसी को भी खुश नहीं रख पाए। ठीक है, अंततः इसे रोम का राजदूत बनाकर भेज दिया, इसे रोम का राजदूत बनाकर भेज दिया। तो इसने कोई इस्तीफा नहीं दिया, राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप देख लेना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो डफरिन के काल के अंदर जितनी भी बातें हैं उसमें स्पेशली आंग्ल बर्मा युद्ध और कांग्रेस की स्थापना, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो डफरिन से पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डफरिन 88 में चले गए, उसके स्थान पे आए लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन को देखते हैं हम। ठीक है, लैंसडाउन का काल 88 से 94 लगभग 6 से 7 साल रहा, और ये मार्क्वेस थे। कहाँ के? ये 5वें मार्क्वेस थे लैंसडाउन के। नाम था हेनरी पेटी। नाम क्या था इनका? हेनरी पेटी नाम था। तो हेनरी पेटी को हम समझ लेते हैं, हेडिंग देते हैं इनकी। हेनरी पेटी, जिसे लॉर्ड लैंसडाउन हम कह सकते हैं, और जो कार्यकाल रहा वो 1888 से 1894 तक रहा। ठीक है, ये इस काल के अंदर, इस काल में 2 प्रमुख गतिविधियां हुई। एक तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में डोरंड लाइन खींची गई, सीमा रेखा तय की गई। और जो दूसरा काम हुआ इस समय, वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। भारत परिषद अधिनियम को हम भारत के संवैधानिक विकास में समझेंगे, जहां मैं आपको 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम हैं उनको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। यहाँ चर्चा करूंगा तो फिर क्रम नहीं बन पाएगा। यहाँ इसकी चर्चा कर ली ना 1892 के अधिनियम की, तो फिर जब अपन वापस वहाँ पढ़ेंगे तो फिर टूट जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। इसलिए इसकी समग्र चर्चा वहीं पे करेंगे हम। ठीक है, तो लैंसडाउन 2 प्रमुख कार्य इस समय हुए। वो एक ये हुआ कि इस समय आपके भारत परिषद अधिनियम लाया गया, डोरंड लेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में तय की गई, और एक सबसे इम्पोर्टेंट एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था, विवाह की आयु वाला, और उसको हम उसमें पढ़ते हैं समाज सुधार आंदोलन में। और साथ साथ में हम जब राष्ट्रीय नेता पढ़ते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने उसका ओपोज किया था, उसमें अपन उसको डिटेल से देखते हैं। उसमें सारी कहानी पूरी समझते हैं 1880 से लेके और एज ऑफ कंसेंट एक्ट तक की पूरी कहानी आती है। वो मैं या तो आपको उसमें पढ़ाऊँगा समाज सुधार आंदोलन में, या फिर मैं उसको बाल गंगाधर तिलक के अंदर उसको डिटेल से हम देखेंगे, उनकी जीवन यात्रा में देखेंगे। ठीक है, तो हम लैंसडाउन के बारे में बात करेंगे, और ये 5वें मार्क्वेस थे। और इनके बारे में अगर अपन बात करें तो मैंने पहले बताया कि इनके काल की 3 अहम घटनाएं जो थी वो मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हुए। तो सबसे पहला एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, 91 नहीं है, सॉरी, हाँ 91 ही है। ठीक है, उसको अपन उसमें देखेंगे सामाजिक जीवन के अंदर। सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, तो इसकी विस्तृत चर्चा जो है हम कहाँ करने वाले हैं, इसकी विस्तृत चर्चा बाल गंगाधर तिलक के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा इसके काल का जो कार्य था वो था आपके
1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव यहीं पे अधिकार मिला था भारतीयों को, तो ये हम पढ़ेंगे और ये भारत के संवैधानिक विकास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी जो बात आती है वो है आपके दूसरा कारखाना अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण ये बात, मैं कैसे भूल रहा था। दूसरा कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम 1891, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कर लेता हूँ। दूसरे कारखाने अधिनियम में बच्चों के साथ साथ बाल श्रम के साथ साथ महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। जैसे हमने प्रथम कारखाने अधिनियम पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि महिलाओं के बारे में प्रावधान नहीं थे। इसमें लिख लिया था कि इसमें महिलाओं का प्रावधान था और इसमें महिलाओं के लिए ये कहा गया कि भाई आप 11 घंटे से ज़्यादा उसको काम नहीं करवाओगे, नाइट फ्री रहेगी, नाइट में कोई काम नहीं होगा। और बाल श्रम का भी इसमें साथ में था। बाल श्रम के बारे में ये कहा गया कि जो न्यूनतम जो आयु है श्रम की वो पहले 7 वर्ष थी, इस बार उन्होंने बढ़ा के 9 वर्ष कर दी कि 9 से 14 वर्ष तक जो है वो बालकों की परिभाषा तय की गई, 9 से कम नहीं करवा सकते आप। बाकी 4 छुट्टियां सेम रहने दी और सब महीने के अंदर, और साथ साथ में जो मिड डे मील का जो ब्रेक होता है वो भी रखा गया। एक परिवर्तन और किया गया, पहले जहाँ 100 श्रमिकों की बात थी तो इस बार इन्होंने कहा है कि 50 श्रमिकों वाले जितनी भी फैक्ट्रीज है उस पर यह लागू होगा। श्रमिकों की संख्या कम कर दी, ठीक है। तो ये बातें थी, अपन इसको लिख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, महिलाओं के लिए, देखो उसमें महिलाएं नहीं थी, इसमें महिलाएं हैं। आप उसका तुलनात्मक टेबल बना के भी अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। महिलाओं के लिए अधिकतम 11 घंटे कार्य, ठीक है, रात को कार्य नहीं होगा। पहली चीज तो ये तय की गई। दूसरा, बाल श्रम की आयु कितनी कर ली, 9 से 14 कर दी। पहले ये 7 से थी, 14 की, ठीक है। तीसरा, बाल श्रम के अधिकतम 9 घंटे की जगह 8 कर दिए, ठीक है। पिछले जो अधिनियम था उसमें हमने 9 घंटे लिखे हैं, 8 घंटे किए गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी माह में 4 छुट्टियां, 4 अवकाश, और साथ साथ में प्रतिदिन मिड डे मील अवकाश, मतलब बीच में खाना खाने का अवकाश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 50 श्रमिकों वाले उद्यम पर यह लागू हो जाएगा। जैसे हमने उसमें देखा था ना प्रथम में, तो प्रथम में 100 श्रमिक थे, जबकि यहाँ पे घटा के कितने कर दिए, 50। अभी भी आपके जो ये बागान थे वो अभी भी बाहर ही रहे, क्योंकि बागानों में श्रमिकों की संख्या कम होती थी और जानबूझ के ये लोग 50 तक ही रखते थे ताकि बाद में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आए, ठीक है। ये दूसरा जो कारखाना अधिनियम था ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये यूपीएससी को कवर करता है और साथ में बड़े लेवल के एग्ज़ाम को कवर करता है, ऐसे, ठीक है। ये तीसरा कार्य आप लिख लेना बढ़िया तरीके से। चौथा कार्य में आता हूँ डूरंट लाइन पे। डूरंट रेखा, ठीक है, डूरंट रेखा। अब देखिए डूरंट रेखा में क्या क्या ध्यान रखना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ यहाँ पे मैप पे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अफ़गानिस्तान है हमारा, ये हमारा ही था, चंद्रगुप्त
मौर्य को दहेज में मिला था तो हमारा ही हुआ। ये है पाकिस्तान, ये भी हमारा ही था। और ये है हमारा प्यारा भारत, ये है भारत। ठीक है, अब देखिए ये 3 चीज़ें हो गई। अभी वर्तमान की अगर अपन बात करें ना तो ये डोरंड लाइन है। ठीक है, ये डोरंड लाइन है जो कि अफ़गानिस्तान और विशेष तौर पे पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये डोरंड लाइन है पूरी की पूरी। डोरंड लाइन के इस साइड अफ़गानिस्तान है, इस साइड में पाकिस्तान है। ये डोरंड लाइन यहाँ टच करती है हमारे यहाँ पे लगभग 80 किलोमीटर के आसपास भारत को टच करती वर्तमान में। उस समय ये पूरा ब्रिटिश भारत था, पाकिस्तान बना नहीं था। और आज की मैं बात करूँ तो ये है भारत कहता है ये हमारा मैप है, ये पीओ के क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा पीओ के एरिया है, भारत हमारा मानता और ये है ही हमारा। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है पूरी की पूरी। ठीक है, ये भारत के आज भी नियंत्रण में है, ये पाकिस्तान दबा के बैठा है। तो अगर इसका मैटर यूएनओ में चल रहा है ना, आपको सब पता ही होगा अच्छी तरीके से। तो ये है डोरंड लाइन। ठीक है, इसको कब खींचा गया? इसको 1893 में मार्टिमर बुरुंड के द्वारा तय किया गया, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यह ब्रिटिश भारत व अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। ठीक है, और वर्तमान में यह अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, के मध्य, और इसका लगभग 80 किलोमीटर भाग पाक अधिकृत कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान दबा के बैठा है, कश्मीर को स्पर्श करता है। ठीक है, ये है हमारी डोरंड लाइन। बाकी भारत और इधर मैकमोहन वाली रेड क्लिफ वाली बातें बाद में होगी। तो ये डोरंड लाइन है, ये डोरंड लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, ये कार्य भी लैंसडाउन के काल का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है बाकी कार्यों की तुलना में। ठीक है, ये चौथा कार्य इसका लिख लो आप आराम से। अब मैं 5वें कार्य पे आता हूँ। जब इस समय भी एक ब्रिटिश राजकुमार भारत आया था, प्रिंस था वो। 5वां कार्य प्रिंस अल्बर्ट वेक्टर, प्रिंस अल्बर्ट वेक्टर की भारत यात्रा। कुछ किताबों में लिखा है प्रिंस ऑफ वेल्स, जबकि ये प्रिंस ऑफ वेल्स नहीं था उस समय। ये प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत बाद में बना है। तो ये कौन था देखिए। यात्रा कब की? 1889 में भारत की यात्रा की, पहली बात। दूसरी बात, ये रानी विक्टोरिया का पौत्र था, और जो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, है ना, उसका जो कि आगे आपके एडवर्ड सप्तम के नाम से शासक बनने वाला है 1901-2 में, उसका ज्येष्ठ पुत्र था। तो ये 1902 में प्रिंस बनेगा, उससे पहले प्रिंस नहीं था। तो 1889 में यात्रा करी। विक्टोरिया का पौत्र व प्रिंस ऑफ वेल्स का राजकुमार, जिसने पहले मैं आपको यात्रा के बारे में बता चुका हूँ,
प्रिंस ऑफ वेल्स, जैसे हम एडवर्ड सप्तम नाम से आगे राजा बनेगा, वेल्स का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, और हुआ क्या था, वहाँ पे इंग्लैंड में इसके ऊपर कई सारे स्कैंडल के आरोप लगे थे, घोटालों के आरोप लगे थे, और उसके बाद इसको भारत भेज दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन में के आरोप ठीक उसी समय भारत भेजा गया। ठीक है, उसी समय भारत भेजा गया। तो ये प्रिंस अल्बर्ट वेक्टर की भारत यात्रा, ये भी थोड़ा सा ठीक है। तो उसके बाद में छठा पॉइंट हम आएंगे, अफीम आयोग। ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन भारत के जरिए चीन से अफीम का व्यापार करता था, चीन को अफीम बेचता था और उसके बदले भारत में अफीम पैदा करता था और चीन को अफीम बेचकर वहाँ से चाय प्राप्त करते थे और फिर ये यूरोप और अमेरिका में बड़ी रेट पे बेचते थे जाके। इससे क्या हो रहा था कि अफीम से जन स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कि क्या अफीम का व्यापार बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक समिति बिठाई ब्रॉस की अध्यक्षता में, जिसमें दरभंगा का राजा सदस्य था और एक देसाई भी थे। तो इनकी इस अध्यक्षता में कमेटी बिठाई और उस कमीशन बिठाया, ओपीएम कमीशन। तो इस ओपीएम कमीशन ने सिफारिश क्या दी कि अफीम का व्यापार ब्रिटेन के आर्थिक हितों के अनुरूप है, अगर इसके ऊपर आप रोक लगाओगे तो जन स्वास्थ्य जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। कैसे? इन्होंने कहा अगर आप इसके ऊपर रोक लगाओगे तो इसके सप्लीमेंट के तौर पे लोग कोई और अन्य मादक पदार्थ या कोई और पदार्थ खाएंगे जिससे उनका नुकसान हो सकता है, इससे अच्छा यही खाने दो आप। ये वही बात है जो जहरीली शराब के मामले में होती है। गुजरात और बिहार में सबसे अधिक शराब से मौतें होती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेट में शराब पर प्रतिबंध है। तो शराब पर प्रतिबंध होता है तो फिर ठेके खुलते नहीं है, फैक्ट्री की शराब आती नहीं है। तो वे लोग क्या करते हैं कि जो देसी शराब होती है उस देसी शराब को पीते, क्योंकि पीने वाला तो पिएगा भले कहीं से ला के पिए, फिर वो देसी शराब पीते। देसी शराब को बनाने में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ की जाते हैं वो साइंटिफिक और उस फार्मूले की रेशियो के हिसाब से नहीं होता। तो एथिल एल्कोहल की जगह मिथाइल एल्कोहल बन जाता है और वो शराब जहरीली बन जाती है और पीने वाले मर जाते हैं। तो बिहार और गुजरात में जहरीली शराब सबसे अधिक मौतें होती है। तो वहाँ पे अगर शराब का प्रतिबंध खोल दिया जाए शायद कम होते हो बाकी स्टेट की तरह से। तो इस हिसाब से इसने ये ठीक तर्क दिया था कि अगर आप अफीम को बंद करोगे तो क्या होगा कि लोग अफीम का कोई अल्टरनेट देखेंगे, और अल्टरनेट कोई देख लिया और फिर वो अगर ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो बेहतर है कि अफीम खाने दो, इससे हमारे को व्यापारिक फ़ायदा भी हो रहा है और बाकी भी ठीक है। तो ऐसा अफीम आयोग बैठा था। ये काफ़ी दिलचस्प भी है और काफ़ी ठीक भी है, क्योंकि उसका जो मानना था दोनों दृष्टिकोण के हिसाब से वो ठीक था। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं अभी कि 1893 में ब्रासो की अध्यक्षता और दरभंगा के राजा लच्छेश्वर सिंह तथा HV देसाई की सदस्यता में
इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया। इसने क्या सिफारिश दी? अफीम का व्यापार ब्रिटिश हितों के अनुकूल है। और दूसरा क्या कहा? इस पर प्रतिबंध से जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग इसका अल्टरनेट लेंगे। इस कारण व्यापार जारी रहना चाहिए। ठीक है, जारी रहना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और अफीम आयोग के बाद में इसमें एक लॉयल आयोग और भी बैठा था। लॉयल आयोग बैठा था आपके अकाल। इस समय 1895 से लेकर और 95 से आप उस समय 95 के दौर में एक काफ़ी बड़ा अकाल भी पड़ा था। और उस अकाल से एक प्रकार से निपटने के लिए 85-94 है, तो 94 से पहले अकाल आ गया था ऑलमोस्ट। तो इस समय एक अकाल, अच्छा नहीं, लॉयल कमीशन इस समय नहीं था, 85-95 सॉरी एल्गिन द्वितीय के काल में था। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसमें आप लिख लीजिए, ये अफीम आयोग तक की बातें हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब शेष कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी हम कुछ विविध करके 7वां बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, विविध में हम क्या लिखते हैं? मणिपुर का विद्रोह शांत किया। मणिपुर विद्रोह शांत किया। ठीक है, आयकर में वृद्धि की। और सिविल सेवा का के श्रेणीकरण किया। सिविल सेवा का श्रेणीकरण किया। श्रेणीकरण का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। सबसे ऊंची बनाई इन्होंने साम्राज्यिक सेवा, इंपीरियल सर्विस। नीचे प्रांतों के अधिकारी, जैसे अब IAS RS होते हैं उस टाइप से, प्रांतीय सेवा। और तीसरी थी अधीनस्थ सेवा, जो इनके अधीन होती थी। ये तीनों आज भी चलती है विद्यार्थियों, आज भी चलती है। बस हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं, ये इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते थे। हम RAS, GAS, UPS, UPPCS उस टाइप से स्टेट ऑफिसर्स बोलते हैं। ये प्रांतीय वाले थे और सेकंड ग्रेड वगैरह ये सब अधीनस्थ होते हैं। ये सेवाओं का वर्गीकरण इसने किया था। और इसके अलावा तीनों प्रेसिडेंसियों में संयुक्त सेनापति की व्यवस्था की थी। प्रेसिडेंसियों में संयुक्त सेनापति की व्यवस्था की। और इसके अधीन प्रेसिडेंसियों में सहायक जनरल होगा। ठीक है, एक सेनापति एक होगा और इसके अधीन प्रेसिडेंसियों में कौन होगा? इसके अधीन सहायक जनरल होंगे। ठीक है, सहायक जनरल होंगे। डन। ये 7वें विविध में हमने ये 4 बातें ले ली। तो मैं वापस एक बार देख लेता हूँ, आप लिख लो उसको। विविध हो गया, अफीम आयोग हो गया, प्रिंस अल्बर्ट, डोरन लाइन, ठीक है, और कारखाना अधिनियम। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण एल्गिन द्वितीय के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे एल्गिन द्वितीय। और एल्गिन द्वितीय 95 से लेके 99 तक शासन करेंगे और इसके बाद कर्जन आने वाला है।
ठीक है। और देखिए आप, अगर आपको याद हो तो हमने एल्गिन प्रथम जब पढ़ा था तो उसमें लिखा था जॉर्ज ब्रूस, और अब ये आया विक्टर ब्रूस। इसका बेटा था विलियम ब्रूस, और ये था 9th अर्ल ऑफ एल्गिन। और हमने जो एल्गिन फर्स्ट पढ़ा था वो था आपके 8th अर्ल ऑफ एल्गिन। अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो वापस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए इनका मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या नाम था? विक्टर ब्रूस, और उसका नाम था जेम्स ब्रूस। जो पहले वाले का नाम क्या था? जेम्स ब्रूस, एल्गिन फर्स्ट, ठीक है। और वो 8th अर्ल था और ये 9th अर्ल है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है? विक्टर ब्रूस, ठीक है, जिसे हम एल्गिन सेकंड भी कहते हैं। और इसका जो कार्यकाल रहेगा, ठीक है, 1895 से 1899 के बीच में रहेगा। तो 95 क्या 94 में आ गया था ये, सॉरी 1894 से 1899 तक, ठीक है। और बाकी बातें तो हो ही गई। ये एल्गिन फर्स्ट था, ये एल्गिन सेकंड है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये प्रश्न पूछते हैं फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक ये बात हो गई। तो इसके काल में क्या हुआ था? इसके काल में एक तो मैंने आपको एक मैप से मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ। इसके काल में ये क्षेत्र जो है, ये एरिया, यहाँ पे कई सारी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे अफरीदी है ना, कई सारी जनजातियाँ रहती हैं। इन जनजातियों का ने कई सारे विद्रोह किए 1906, 1907, 1908 में, और इन विद्रोह का दमन करने का कार्य किया इसने, और इसका पूरा काल दमन में ही चला गया। इसने कहा भी था कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पे जीता है और इसकी रक्षा भी हमें तलवार के बल पे करनी पड़ेगी। ये शब्द इसलिए कहे थे कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर पख्तून इस इलाके के अंदर यहाँ पे है वो, यूँ कहिए कि आदिम जनजातियों के विद्रोह हुए थे। विद्रोह के दमन के संदर्भ में ये बात उसने कही थी। तो ये प्रश्न आता है कई बार। पहला तो ये आता है कि किसने कहा था कि हमने हिंदुस्तान को तलवार के बल पे जीता है और इसकी रक्षा भी हम तलवार के बल पे करेंगे। तो ऑप्शन में एल्गिन फर्स्ट भी आता है, एल्गिन सेकंड भी आता है। तो आपको एल्गिन सेकंड ध्यान रखना है। दूसरा सवाल आता है कि एल्गिन सेकंड ने ऐसा किस संदर्भ में कहा था? तो हमें ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो आदिम जनजातियां थी उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए, उस विद्रोह के दमन के संदर्भ में ये बात कही थी। क्या हुआ वहाँ पे राजा को मार दिया गया, फिर ब्रिटिश प्रतिनिधि वहाँ पे शांति बनाने के लिए गए तो उनको कैद कर लिया गया। फिर उन्होंने एक सड़क बनाई, सड़क बना के वहाँ सेना भेजी और सेना के जरिए 1898 तक आते आते इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित की। तो कहने का मतलब था कि पूरा काल ही इनका विद्रोह दमन में चला गया। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। सॉरी, विक्टर ब्रूस पहला पॉइंट। क्या लिखेंगे हम कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, मतलब तो हिंदू कुश के दक्षिण में थी, के दक्षिण भाग क्षेत्रों में विद्रोह। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कई सारे विद्रोह हुए थे, और अगर मैं बात करूं तो किसने किए थे? चित्राल रियासत में विद्रोह हुआ,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके अफरीदी जनजाति ने विद्रोह किया। जाति का विद्रोह, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे मोहम्मदी जनजाति भी है और उस मोहम्मदी जनजाति ने भी विद्रोह किया। सॉरी, जनजाति का विद्रोह। ठीक है। अब देखो इस विद्रोह के पीछे मेन रीजन क्या था, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को, इसकी व्याख्या यहाँ करना चाहूँगा। तो देखो सबसे पहले चित्राल विद्रोह हुआ था, और जब चित्राल विद्रोह हुआ तो उसका दमन सैन्य सहायता से किया, तो बाकी जनजातियों में भी एक भय व्याप्त हो गया कि हमारे ऊपर भी कभी भी सेना यूज की जा सकती है, और इस असंतोष के कारण बाकी क्षेत्रों में भी विद्रोह हो गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं लिख रहा हूं इसको कि सर्वप्रथम चित्राल में विद्रोह हुआ, राजा को मारा, ब्रिटिश प्रतिनिधि को कैद किया। पेन दिख तो नहीं है ये? प्रतिनिधि को कैद, तब सैन्य बल द्वारा विद्रोह का दमन, बल का प्रयोग। इस कारण यहाँ की अन्य जनजातियों ने भी विद्रोह की। अन्य जनजातियों ने भी विद्रोह किए। ये सारे विद्रोह आप यूं कहिए कि 1895 टू 1898 तक रहे, विद्रोह किए। ठीक है, ये तो बात होगी इसमें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे और ले आ रहे हैं, और इस संदर्भ में या इनकी सुरक्षा के संदर्भ में, इस क्षेत्र के संदर्भ में एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा? द्वितीय ने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, इसकी रक्षा भी तलवार के बल पे करेंगे, इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट हम कई बार एग्जाम्स में देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना आप। तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के जो जनजातियों के विद्रोह थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके दूसरे कार्य के रूप में, और वापस वही लॉयल कमीशन आएगा, जो मैं, ये आप लिख लो आराम से। लॉयल आयोग। ठीक है, अब देखिए ये बनाया गया आपके 1897 में।
जेम्स लोयल की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग। देखो, स्ट्रेची आयोग से पहले कैंपबेल का तो ठीक है, वो गवर्नर स्तर पे हुआ था तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। स्ट्रेची आयोग का बहुत महत्व था, इसका बहुत महत्व था। ठीक है, तो ये अकाल आयोग, इसलिए कई बार विद्वान लोग इसको द्वितीय अकाल आयोग भी बोल देते हैं। अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है, लोयल आयोग है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इस समय आपके 1895 टू 98 तक का वो भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल से लेकर, बम्बई से लेकर दक्षिणी भारत, ठीक है, इन सारे एरिया में वो अकाल पड़ा था। तो ये लोयल आयोग थोड़ा देख लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एल्गिन इतना ही है। और एक थोड़ा सा नंबर लें तो भारतीय जो कपास है इस पर इसने टैक्स लगाया था। भारतीय कपास पर जो निर्यात होता था, निर्यात कर बढ़ा दिया, कर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जैसे अकाल पर कर बढ़ेगा, इस पे कपास पे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि भारत का जो निर्यात कर नहीं, कपास के ऊपर ये सेल टैक्स, ये कर बढ़ाया। तो कर बढ़ाया तो जैसे अकाल कपास पे कर बढ़ा तो कपास थोड़ा महंगा हो गया। महंगा हुआ तो सूती वस्त्र जो इससे बनता वो भी महंगा हो गया। सूती वस्त्र महंगा हुआ तो आराम से जो लंकाशायर और मैनचेस्टर वगैरह की जो सूती मिलें थी इंग्लैंड के अंदर, वो बच गई। क्यों? क्योंकि भारत का जो सस्ता सूती वस्त्र था वो उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारतीय कपास पर कर बढ़ाया ताकि लंकाशायर की या इंग्लैंड की मिलों को संरक्षण मिले। ठीक है, ये बात हो गई इसमें। बस 3 पॉइंट हो गए। और इस काल में मुंडा विद्रोह एक प्रकार से आरंभ हो चुका था, और लेकिन कोई बड़ा रूप नहीं लिया था। और फिर कर्जन आएंगे तब मुंडा विद्रोह और आगे होगा, उसको अपन कर्जन में देखेंगे। ठीक है, तो हम लास्ट अगर आप चाहो तो मुंडा विद्रोह लिख सकते हैं। विद्रोह का आरंभ। ठीक है, ये घटना है इस काल की। तो ये था विद्यार्थियों एल्गिन तक का काल पूरा। ठीक है, अब कल की जो हमारी क्लास होगी वो कर्जन की क्लास होगी, और कर्जन के बाद सीधा उदारवादी चरण कांग्रेस की से आगे बात शुरू होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।